हेलो। सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ये वर्ड हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के थे। शायद पता होगा आप लोगों को। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी बोला करते थे, सपने तो ऐसा देखो जो आपको सोने नहीं दे। नींद में तो हजारों के सपने आते रहते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं ना, तो सपना तो देखना पड़ेगा, लेकिन उस सपने को अपने प्लान में लाना पड़ेगा। कि सिर्फ सपने देखने से वो साकार नहीं हुआ करते हैं। उन्हें अपने प्लान में लाओ तो वो साकार हो जाएंगे आपके सपने। मैं बात करना चाहता हूं उन्हीं बच्चों के लिए आज, जो बच्चे अपने करियर के प्रति चिंतित है। जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर, अब हम 10वीं पास कर लिया है हमने, अब 11वीं में क्या सब्जेक्ट लें। सर, हमारा जो बेस्ट सब्जेक्ट है वो साइंस है, और साइंस है तो सर, बट साइंस में हमारे मार्क्स कम आ गए। या 9th में हमारा बेस्ट सब्जेक्ट जो था साइंस था, बट साइंस में नंबर कम आए हैं। 10th में हमको नंबर कम आए हैं साइंस में, इसलिए हम बायोलॉजी नहीं लेंगे। हम बायोलॉजी नहीं लेते हुए हम कॉमर्स लेंगे सर, या हम आर्ट्स लेंगे। या फिर हमारा मैथमेटिक्स तो ठीक था सर, लेकिन मैथमेटिक्स में हमको नंबर नहीं आए सर, इसलिए हम मैथ्स नहीं लेंगे। हम लेंगे सर अब दूसरा कोई सब्जेक्ट। क्योंकि क्योंकि बच्चा अब क्या करता है, आज का बच्चा जो करता है ना, वो नाम उसके नंबर जो होता है ना, उसके ऊपर बैठकर डिसीजन लेता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है। फिर उसके बाद में एक बहुत ही, हम ये कह सकते हैं कि एक पार्ट होता है या एक हिस्सा होता है हमारे आसपास के लोगों का। हमारे आसपास के लोगों ने हमारे बच्चों के, क्योंकि उनके बच्चों को तो वो ज्ञान नहीं दे पाते हैं, तो हमारे आसपास के लोग हमारे बच्चों को, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा बच्चा जो कुछ और चाहता है उसके दिमाग में डालना चाहता है कि उस फलाने के लड़के ने ये वाला सब्जेक्ट लेके ये करा है तो तू भी वही कर। तो मेरा एक आप सभी से एक आग्रह है, जो भी अभिभावक है, ये फैसला जो सब्जेक्ट लेने का है या करियर में क्या करना चाहता है आपका बच्चा, आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन करियर में क्या करना चाहता है आपका बच्चा, वो आपके बच्चों से एक बार बैठकर पूछें। क्योंकि ये पूरी उनकी जिंदगी का फैसला होता है, और उनकी जिंदगी का जब फैसला होता है ना, तो उन्हें भी हक होता है, और उन्हें ही हक होता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट ले। तो आप, आज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप मैथमेटिक्स उठा लो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप मैथमेटिक्स उठा लो। अगर आपको सीए बनना है आप कॉमर्स उठा लो। अगर आपको कला में इंटरेस्ट है आप आर्ट्स उठा लो। सर, हमारा सब्जेक्ट सामाजिक ज्ञान अच्छा नहीं है तो हम आर्ट्स कैसे लें। बेटा, पहले तो तू आर्ट्स उठा, उसके बाद का डिसीजन लेंगे कि अपने सामाजिक ज्ञान या सोशल साइंस कैसे सुधारना है। कैसे उस सोशल साइंस को हमको सुधारना है, ये हम डिस्कस कब करेंगे, आप बाद में। पहले हमारा सपना क्या है, उसके लिए पहली सीढ़ी क्या है, उस सीढ़ी को कवर करो, बाद में अपन देखते हैं। अगर आपको इंजीनियर बनना, अगर आपको साइंटिस्ट बनना, अगर आपको नासा में जाना है, अगर आपको इसरो में जाना है, अगर आपको और कुछ करना है, आपको जेई क्लियर करना, आपको नीट क्रैक करना है, तो आप पहले डिसीजन लो कि इसके लिए मुझे पहली सीढ़ी क्या है। क्योंकि ये सब्जेक्ट लेना एक सीढ़ी होती है आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। आपको डॉक्टर बनाने के लिए बायो एक सीढ़ी है सिर्फ, उस सीढ़ी को आपको पहले चढ़ो, डरो मत। विज्ञान में 33 मार्क्स आए, साइंस में 33 नंबर आए, ले लो बायोलॉजी, ले लो। अगर जुनून होगा ना तो वही 3 का मल्टीप्लाई होगा और 99 नंबर आप अगले किसी एग्जाम में लाने की ताकत रखेंगे। लेकिन वो कब रखेंगे आप, जब आप डिसीजन आपका पक्का होगा। मैं सिर्फ आज आया हूं तो एक करियर गाइडेंस को लेकर आया हूं। मेरा नाम आनंद शर्मा है,
जो भी मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आज का एक करियर गाइडेंस लेके आया हूं। आपके बच्चों को या उन बच्चों तक ये गाइडेंस जरूर पहुंचाएं आप कि क्या करना है, उसके फ्यूचर में क्या करना है उसी से पूछो। तू बनना क्या चाहता है, उसकी पहली सीढ़ी ये है। अगर तेरा बायोलॉजी अच्छा नहीं है तो तू बायोलॉजी पे कमांड रखना भाई, तू बायोलॉजी को अच्छा करना, उस पर ध्यान दे। ना कि ये सोच के बैठ जाए कि मेरा तो बायोलॉजी अच्छा नहीं है, मेरा तो मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है इसलिए मैं तो आगे जा ही नहीं सकता, मैं तो टेक्नोलॉजी में जा ही नहीं सकता, अगर मेरा बायोलॉजी साइंस अच्छा नहीं है तो सर मैं तो। अरे नहीं भाई, तेरे को क्या करना है तू पहले ये डिसाइड कर। तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को बायोलॉजी लेना है और उसके ऊपर अपना वर्क करना है। यू कैन डू, तू सब कुछ कर सकता है। मैं उसी स्टूडेंट से बात करता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। एक बार आंख बंद करके एक बार उस चेयर पे बैठने का एक सपना तो देख ले। सिर्फ आंख बंद कर ले और ये बोल के मेरे को ये बनना है और उसके लिए काम करना है। अरे आधा 50% तू तेरे सपने को साकार कर जाएगा इस 5 सेकंड में। मैं बात कर रहा हूं, आज मैं करियर गाइडेंस आपके लिए लेके आया हूं। तो करियर गाइडेंस लेके आया, करियर आपके भविष्य में आपको क्या करना है वो चीज अगर मैं यहां पर लेकर आया हूं आपके लिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस जगह पर कि सारे बच्चे ये कंफ्यूज होंगे कि भैया 9th या 10th के बाद में अगर वो 10th पास हो जाते हैं तो उन्हें करना क्या है, वो क्या करेंगे। तो उन बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दिमाग में यही चीज आती है, सर कॉमर्स ले लूं, सर मैं इतना अच्छा पढ़ने में नहीं हूं इसलिए कॉमर्स ले लूं। क्यों भैया, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे दिमाग से ये बात हटाना चाहता हूं, मेनली जो सब्जेक्ट है आर्ट्स कॉमर्स साइंस, साइंस में मैथ्स बायोलॉजी एग्रीकल्चर, ये सबका अपना एक महत्व है। कोई छोटा कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। जो भी व्यक्ति ये बोलते हैं कि आर्ट्स बहुत छोटा है, भाई पढ़ के देख तू, उसमें भी मेहनत करना पड़ती है जितना कि मैथमेटिक्स में करना पड़ती है, जितना कि बायोलॉजी में और साइंस में करना पड़ती है, उतनी ही मेहनत आपको कॉमर्स में करना होती है। सब सब्जेक्ट का अपना महत्व है। बंदे तेरे को इंटरेस्ट का में ये दिक्कत है, तेरे को इंटरेस्ट है ना तो वो सब्जेक्ट उठा ले। उसके बाद अपन देखते हैं करना क्या है। उसके बाद तू जुनून ला अपने बीच में कि नहीं मैं तो बैठ के रहूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना है क्या पढ़ना है ये देखो। जब तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा ना, जब तुम्हारा सपना तुम्हारे सामने रहेगा ना, तो हर चीज अच्छी लगने लग जाएगी, तो हर सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाएगा। हर सारा सब्जेक्ट, ये मेरा खुद का अनुभव है, सारे सब्जेक्ट आपको ऐसे लगेंगे बहुत इजी है, क्योंकि मैं तो मुझे जो करना है उसके लिए सब्जेक्ट तो बहुत इजी है। जिंदगी की एग्जाम बहुत कठिन होती है, उससे तो 10% भी नीट या जेई की एग्जाम नहीं होती है बेटा, उससे भी 10% यूपीएससी की एग्जाम नहीं होती है जितनी बड़ी व्यक्ति अपनी जिंदगी में एग्जाम देता है। मैं बात करना चाहूंगा कि आप क्या सब्जेक्ट ले अभी तक कंफ्यूज हैं। अरे भैया इवन मैंने तो ये देखा है कि एग्जाम देने वाले बच्चे, 12th की एग्जाम देने वाले बच्चे भी ये कंफ्यूज रहते हैं कि आगे भविष्य में क्या करेंगे। और जिनको कर गुजरते हैं जो बच्चे, वो 5वीं 8वीं में सोच लेंगे सर मैं तो कलेक्टर बनूंगा सर, और उसके लिए क्या करना है वो बताइए आप, तो मैं सब कुछ कर लूंगा। वो जुनून तुम में होना चाहिए। मैं बात घुमा फिरा के नहीं कर सकता। सारे दरवाजे बंद है हमारे, हमारे दिमाग के दरवाजे इस कदर बंद हो चुके हैं, हम जाए कहां, सब सारे दरवाजे एक जैसे लग रहे हैं। मामा जी ने बोला है ये कर लू, काका जी ने बोला है ये कर लू, लेकिन वो तू क्या बोल रहा है भाई, वो सब बोल के चले जाएंगे। क्या कभी आपके टीचर से आपने पूछा कि सर मैं किस चीज में अच्छा हूं, जिनसे आप शुरू से पढ़ रहे हो, उन टीचर से एक बार जाकर एक बात तो करिए कि सर मैं किस चीज में अच्छा हूं। वो आपको बताएंगे कि बेटा तू इस चीज में अच्छा है। अपने मम्मी पापा को बिठा के समझाओ, अपने भैया बहन भाभी जो आपके घर में हैं, जो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, उनको समझाओ कि मैं ये करना चाहता हूं और मैं ये करूंगा, मैं अपनी मेहनत अपना 100% दूंगा। रिजल्ट क्या आता है, अब मैं कह रहा हूं आपके घर वाले आप पे गर्व करेंगे इस चीज पर। आप करके तो देखो एक बार। हर दरवाजा आपके लिए बंद था, क्या करूं मैं अगला, इस पे ही मैं लगा हुआ हूं अभी।
मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं वो कर लूंगा, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन मैं कैसे करूं, मुझे कुछ आगे समझ में नहीं पड़ रहा है। तो तुझे क्या बनना है, आपको क्या बनना है वो पहले डिसाइड करो, उसकी तस्वीर आपके दिमाग में पहले लाओ, और उसके बाद में उसके लिए क्या क्या करना है वो अलग बाद में सोचेंगे आप, क्योंकि ये सारी चीजें हमको जरूरी होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टाइमलाइन क्या है पढ़ने का, हम कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो सारी चीजें आप इम्पोर्टेंट रखती है, इम्पोर्टेंस है उन सारी चीजों का। सारी चीजों को फेंक दो बेटा, इस दिमाग का ये कचरा हो गया है, इस कचरे को आप फेंको, और मेरे हिसाब से अब आगे पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। और इस पढ़ाई पे जब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर गाइडेंस आफ्टर 12th। बहुत ज्यादा बोल दिए, इतना नहीं बेटा, जरूरी था। क्योंकि होता क्या है कि हम लोगों की सुनी बातों पे अपने करियर का फैसला ले लेते हैं और बेरोजगारी की ओर कदम बढ़ा देते हैं। अपने रोजगार के लिए कभी सरकार की पॉलिसियों पर भरोसा मत करना, अपनी काबिलियत बढ़ाना। जब अपनी काबिलियत बढ़ाओगे आपको नौकरी मिलेगी। अब काबिलियत बढ़ाओ ना, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। ये बहुत अच्छे व्यक्ति ने एक 2010 में बोल दिया था मूवी बनाकर, है ना, कि आप आपकी काबिलियत बढ़ाए जाइए, सक्सेस आपको आपके पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी। तो हम बात करते हैं कि आफ्टर 12th हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आर्ट्स की बात करूंगा। आर्ट्स में नॉर्मली सभी बच्चे जानते हैं कि आर्ट्स के बाद हम बीए कर लेते हैं, बीए के बाद आप एमए कर सकते हो अलग अलग चीज में, ये भी कला का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और इसके बाद आप एमफिल या पीएचडी कर एमफिल या पीएचडी कर क्योंकि आप सबसे पहले तो हम बात करेंगे एमए की, और एमए के बाद आप एमफिल पीएचसी पीएचडी वगैरह ये सब करके, और हम बात करेंगे यहाँ पर कि वो करके आप आगे बढ़ सकते हो, लॉ कर सकते हो आप अगर कॉमर्स की बात करते हैं, हम कॉमर्स सब्जेक्ट, पहले तो मैं बात करी है आर्ट्स की, आर्ट्स के बाद में कॉमर्स में आता हूँ। तो जब मैंने आर्ट्स की बात करी है तो आर्ट्स में अपन बात कर सकते हैं कि बीए, फिर उसके बाद आप एमए कर सकते हो, उसके बाद लॉ वगैरह में जा सकते हो, उसके बाद यूपीएससी का ऑप्शन तो आपके लिए खुला रहता है, और उसके बाद आप पीएचडी करके आप आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा के आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोफेसर भी बन सकते हो, जो कि एक आज की तारीख में एक बहुत रेपुटेटेड जॉब होती है। तो कॉमर्स आर्ट्स जिन्होंने भी सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, और आप उसके ऊपर करो आप काम, कि आप आर्ट्स से लेकर अगर आप कला में जाना चाहते हो, आपका कोई इंटरेस्ट है, आप क्रिएटिविटी हो, तो आप आर्ट्स से लेकर उसके ऊपर काम करो। आप डांस वगैरह के लिए भी हैं तो आप आर्ट्स ले सकते हैं, वहां पर भी आपके लिए अलग अलग ऑप्शन खुले होते हैं। रही बात कॉमर्स, व्हाट टू डू आफ्टर 12th, मैं क्या करूं 12th के बाद, मैं 12th के बाद क्या करूं। तो आप 12th के बाद क्या करेंगे कॉमर्स लेकर। कॉमर्स जब भी नाम सुना जाता है उसका मतलब होता है वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब होता है कॉमर्स। कॉमर्स, वाणिज्य, व्यवसाय, ये सारी चीज लिंक में होती है। कहीं भी आप देखोगे तो कॉमर्स जो होता है वो उसका बंदा हर जगह होगा। कोई बड़ी से बड़ी फैक्ट्री में अगर हम बात करेंगे या फिर और किसी भी चीजों में बात करेंगे तो कॉमर्स का बंदा वहां पर मौजूद रहेगा, क्योंकि अकाउंटिंग हर जगह जरूरी होती है। अकाउंट मैनेज करना, कितना गया माल, कितना आया, कितना डूब गया, है ना, सैलरी कितनी बनानी है, कितना कितने एम्प्लॉय हमारे यहाँ, कौन कौन सी चीजें आई है, कौन कौन सी चीजें गई है, ये सारी चीज का कौन रखता, अकाउंटेंट ही रखता अकाउंट में। या फिर आप सीए, जितने भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी होगा तो वो सबसे पहले किसके पास आएगा, सीए के पास आएगा। वो सबसे इंपोर्टेंस अगर व्यक्ति किसी व्यक्ति को देते तो अकाउंटेंट को देता है। कंपनी भी देगा, या छोटे से छोटा स्कूल, या बड़े से बड़ा स्कूल, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सबसे पहले अगर इंपोर्टेंस देता है तो वो अकाउंटेंट वाले बंदे को देता है। क्योंकि कॉमर्स अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा काम में आता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है, ट्रेड करना मतलब क्या समझते हैं ना, व्यवसाय करना, बिजनेस करना। तो बिजनेस में कॉमर्स वाले बंदे बहुत, उसमें आप कह सकते हो कि टैली का काम होता है, और भी आजकल जीएसटी वगैरह जो भी आ गया, आप बहुत कुछ कर सकते हो कॉमर्स में। मैं कहता हूं कि कॉमर्स में अगर आप बेसिक कोर्स भी अगर यहाँ पर देखते हैं अपन, तो बेसिक कोर्स में भी अगर अपन देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं अपन, तो बेसिक अगर अपन ध्यान दें इसका ऊपर,
तो बेसिक में भी बीकॉम अगर आ जाता है आपका, बीकॉम के बाद में एमकॉम कर सकते हो आप, एमफिल कर सकते हो, एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो। अगर आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, वो भी उसके इक्वल होता है। उसके बाद में हम अगर बात करें तो अलग अलग चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हो। और चार्टेड अकाउंटेंट की अगर आप जॉब है तो वो तो एक आप बोल सकते हो कि सीए करने वाला बंदे के पास तो बड़े से बड़ा भी बिजनेसमैन होता है तो वो भी सीए के पास जाता है, क्योंकि सीए ही उसका पूरा देखता है और इनकम टैक्स के ऊपर बात करता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह ये सारी चीजें आप कॉमर्स के बलबूते पर जा सकते हो। मतलब कॉमर्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप उसका ऑप्शन भी चुनते हैं तो आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ है। और सबसे बड़ा तो बैंकिंग, पूरा कॉमर्स बैंकिंग, और बैंक कभी बंद नहीं होना है। तो बैंकिंग सबसे बड़ा ऑप्शन है कॉमर्स वालों के लिए। साइंस का ऊपर दिख रहा है आपको, साइंस की अभी बात नहीं करूंगा, वो तो अभी जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए बता रहा है कि अब साइंस वाला आने वाला है, लेकिन मैं कॉमर्स का बात कर रहा हूँ अभी। तो कॉमर्स में बैंकिंग सबसे बड़ा, अरे बैंकिंग, बैंक पीओ मैनेजर वगैरह ये रेपुटेटेड नौकरी है साहब। अगर कॉमर्स अगर आपने ले रखा है तो आपका दिमाग व्यवसाय में बहुत अच्छा चलेगा। आप एमबीए कर कर एक अच्छी जगह पर जाकर बैठ सकते हो। खैर एमबीए हर चीज में हो सकता है क्योंकि ये मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोर्सेस होते हैं, तो इनमें तो ठीक है। लेकिन आप एमबीए करके एक अच्छी पोजीशन पे भी जाकर बैठ सकते हो। चार्टेड अकाउंटेंट में आप में एक अच्छी पोजीशन है, आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो साइंस, साइंस में सबसे पहले होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो आप एक नीट कर कर एंट्रेंस एग्जाम होती है, आप उस नीट एग्जाम को आप क्लियर करेंगे। तो आप जब नीट एग्जाम को आप क्लियर करते हैं तो ये मेडिकल लाइन में जब भी आप जाएंगे तो आपको एमबीबीएस होता है। एमबीबीएस के लिए आपको नीट एग्जाम, आप किसी भी फील्ड में डॉक्टरी करना चाहते हैं तो वो कोई भी फील्ड हो सकती है डॉक्टरी की, पूरा शरीर है, इसमें बहुत सारे अंग होते हैं और इसमें बहुत सारी डॉक्टरी होती है भैया। तो इसमें आप कर सकते हैं। क्या होता है वेटनरी डॉक्टर, आप समझते हैं वेटनरी डॉक्टर पशु वगैरह का जो चिकित्सक होते हैं। तो पशु चिकित्सक जो होते हैं वो भी अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं। और ऐसी धर्म की नौकरी भी करना मतलब अपने आप में एक गर्व महसूस होता है। वो सारी गवर्नमेंट नौकरी की बात कर रहा हूँ, सारी जॉब्स गवर्नमेंट है। उसके बाद नर्सिंग, नर्सिंग स्टाफ तो हर जगह रहता है और वो तो हम हर जगह हम देख रहे हैं कि नर्सिंग स्टाफ होता है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी चीजें हैं। फिर आपको अगर नॉन प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल की बात करता हूँ यहाँ पर। प्रोफेशनल कोर्स वो होते हैं जो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज वगैरह आती है, या फिर अपन कह सकते हैं कि प्रोफेशनली डील होता है। जहाँ पर नॉन प्रोफेशनल वो होता है कि जो टीचिंग वगैरह के लिए काम में आता है, वो नॉन प्रोफेशनल में आ गया। बीएससी अगर आप करते हैं तो यहाँ पर जियोलॉजी, बॉटनी वगैरह या मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। अदर में आप डेंटिस्ट वगैरह, बीपीटी वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर। तो बायोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पर। और बायोलॉजी में आप लैब असिस्टेंट, ये असिस्टेंट, आप जांच लेकर और भी काम कर सकते हैं। आपकी खुद की पैथोलॉजी खोल सकते हैं, आपका खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। आप बायोलॉजी के बाद में ज्यादातर ये हो सकता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है अगर आपने 4 से 5 साल सिक्योर कर ले तो। आपको ट्वेल्थ के बाद में क्या करना है, ट्वेल्थ तक बायोलॉजी पढ़ना है, उसके बाद नीट एग्जाम को क्लियर करना है। नीट एग्जाम क्लियर करने के बाद एक अच्छा कॉलेज लेना है। एक अच्छा कॉलेज लेने के बाद में आपको 4 साल तक जिस भी फील्ड में आपको डॉक्टरी करना है, डॉक्टर बनना है, उस फील्ड के बारे में पढ़ाई कर कर एक रेपुटेटेड जगह जाकर आपको गवर्नमेंट या फिर एज वेल एज प्राइवेट दोनों के लिए आपको एक अच्छा स्कोप है। तो डॉक्टरी फील्ड में बहुत सारा स्कोप है। आपको करना क्या रहता है, जैसे मैंने कॉमर्स वालों को अभी बताया था कि आप सीए वो कर सकते हो। तो सीए करने के लिए आप सीए की एग्जाम 2-4 होती है, वो देना होगी आपको, और उसके बाद आप सीए के लिए निकल सकते हो। ऐसे इसमें भी नीट एग्जाम होती है। उस नीट के बारे में अगर बात करते हैं तो वो नीट एग्जामिनेशन देने के बाद आप एमबीबीएस के लिए कह सकते हैं कि 4 साल की या 5 साल की पढ़ाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नॉर्मली 4 साल की पढ़ाई होती है। गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो बहुत अच्छी बात होती है। प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा फंड ज्यादा लगता है बेटा। गवर्नमेंट कॉलेज में पैसा कम हो जाता है और फ्यूचर में आपको जाकर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको देता है। अगला अगर बात करें हम, तो साइंस में आता है एक और चीज, वो होती है मैथमेटिक्स, मैथ्स। एक ऐसा सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट अपने आप में
बहुत बड़ा है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो व्यक्ति अगर ले लेगा, या जो व्यक्ति मैथमेटिक्स जिस बच्चे का है और उसने सीरियसली पढ़ा है, उसका दिमाग यहां से सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, वो दुनिया से अलग सोचने की क्षमता रखता है, वो होता है मैथमेटिक्स वाला बच्चा। मैं नहीं कह रहा हूं बाकी सब्जेक्ट बेकार है, मैं ये कह रहा हूं कि मैथ में क्या एडिशनल है। मैथमेटिक्स अगर बच्चा लेता है हमारा, तो वहां पर 3 सब्जेक्ट डील करना पड़ता है। जैसे बायोलॉजी अगर लेता है 10th के बाद, तो उसको पढ़ना पड़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हिंदी इंग्लिश कॉमन है, आपका जो भी लैंग्वेजेस है फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज वो अलग बात है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इधर बायोलॉजी हट जाता है, मैथ्स आ जाता है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये अंतर रहता है। बाकी पीसीएम में ये बोला जाता है कि सर मैथमेटिक्स लेने के बाद, एक बहुत बड़ी अफवाह से आज पर्दा उठाना चाहता हूं कि सर मैथमेटिक्स लेने के बाद होता ये है सर कि बहुत सारे इंजीनियर ऐसे ही घूम रहे हैं सर, तो उनका क्या सर, इंजीनियरिंग करना पड़ती है लेकिन इंजीनियर की तो जॉब ही नहीं लगती है। भैया एक बात बता मुझे, 4 साल 2 बच्चों ने, 4 साल, ए नाम का बच्चा है और बी नाम का बच्चा है, तो ए नाम के बच्चे ने 4 साल इंजीनियरिंग करी, बी नाम के बच्चे ने भी उसी क्लास में 4 साल इंजीनियरिंग करी। ए नाम के बच्चे ने सारे प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करे हैं, सारी थ्योरी क्लासेस अटेम्प्ट करे हैं, अच्छा डिसिप्लिन रखा है। बी नाम के व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ 4 साल ही मस्ती मजाक में निकाल दी, प्रैक्टिकल नाम से वो दूर रहता था। एक समय ऐसा आया जहां पर दोनों इंटरव्यू में साथ में बैठे। ए नाम का बच्चा जिसने सारी क्लासेस अटेम्प्ट करी थी, सारे प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करे थे, प्रैक्टिकली वर्क करा था उसने, उससे पूछा गया कि ये मशीन ऑपरेट कैसे, एक मशीन दी उसको और उसको बोला कि ये ऑपरेट कैसे होगा, और बी नाम के बच्चे को भी वही मशीन दी। बी नाम के बच्चे को उस मशीन के बारे में एबीसीडी भी नहीं आ रही थी, जबकि ए नाम के बच्चे ने उसी मशीन को 5 मिनट में ऑपरेट करके दे दिया। तो जॉब किसकी लगी? ए नाम के बच्चे की, जिसने क्या करा है कि भैया पूरे साल अच्छे से पढ़ा है, उसने प्रैक्टिकल वर्क पे ध्यान दिया है, इंजीनियरिंग मतलब प्रैक्टिकल वर्क। और बी नाम के व्यक्ति ने तो किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दिया था, मतलब मस्ती ही कर रहा था वो, बाकी दूसरी चीजों पे ध्यान दे रहा, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा था। और ए नाम के बच्चे ने दिया ध्यान, उसने प्रैक्टिकली इंटरव्यू आउट कर कर और वो बाहर निकल गया, और वो एक अच्छी जगह पर टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा है, और बी नाम का बच्चा बेरोजगार हो गया क्योंकि उसने 4 साल कुछ नहीं करा था। तो वही बी नाम के बच्चे घूम रहे हैं आजकल, और जिसको इंजीनियरिंग को बदनाम कर रखा है, जबकि इंजीनियरिंग सबसे अच्छी चीज होती है, सबसे अच्छा कोर्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि उससे ही जितनी टेक्नोलॉजी आज आ रही है वो इंजीनियर बना रहा है, कोई और तो बना नहीं रहा है। टेक्नोलॉजी रोज की रोज विकसित हो रही है, डे बाय डे विकसित हो रही है, डे बाय डे डेवलप्ड हो रही है। वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है इंजीनियर। लेकिन अफवाह ये फैला रखी है, आप 4 साल कुछ मत करो, उसके बाद आप इंजीनियरिंग को बदनाम करो। आप 4 साल काम करो उस पे, इंजीनियरिंग पे, और उसके बाद आप एक अच्छे इंजीनियर बाहर निकलोगे तो कंपनी वाला आपको लेगा, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको लेगा, आपको हायर करेगा। आपको हायर क्यों करेगा वो? तो आप इंजीनियरिंग को बदनाम करना बंद करें। बेरोजगारी आपकी वजह से आई है, ना कि बहुत सारी प्राइवेट नौकरी होती है, और वो जो इंजीनियर जो बेरोजगार है वो भी अगर सुन रहे होंगे तो उनको भी पता होगा कि हाँ सही है, सही है। अगर काम करते, 4 साल अच्छे से पढ़ते, प्रैक्टिकली ध्यान देते हम, तो ज्यादा अच्छा रहता। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि पीसीएम लेने के बाद बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। हाँ, हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम होती है। आप डिफेंस में जा सकते हैं, डिफेंस मतलब तो समझते हैं, सेना। दूसरा होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, डिजाइनिंग बहुत सारी होती है भैया, डिजाइन का मतलब सिर्फ कपड़े वाली डिजाइन नहीं, डिजाइन बहुत सारी होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन, फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हो आप। बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज कर सकते हो, मतलब कॉमर्स वाला डिपार्टमेंट भी आ जाता है इसमें। फिर उसके बाद लॉ वगैरह कर सकते हो आप, फिल्म दुनिया में जा सकते हो आप, एक्टिंग कर सकते हो आप। मैथमेटिक्स लेने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हो। इंजीनियरिंग का एक पूरा का पूरा ये डिपार्टमेंट दे रखा है कि इंजीनियरिंग 4 साल की इंजीनियरिंग होती है। बीए, बीए नहीं, बीटेक, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि बीटेक मतलब टेक्नोलॉजी, बीई मतलब इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद में आप इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज होती है ना, उनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इंटीग्रेटेड डिग्री भी कर सकते हो आप। आईसीज वगैरह होती है ना, किसी में लगती है छोटी छोटी चीज, और फिर कंप्यूटर वगैरह में आईसी उड़ गई तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर उसके बाद होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसके बाद होता है आपका बी फार्मा, डी फार्मा, ये भी आप इसमें कर सकते हो। मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हो आप इसमें। उसके बाद एक होता है डिप्लोमा। तो डिप्लोमा क्या होता है? इंजीनियरिंग का छोटा रूप होता है,
जो पॉलिटेक्निकल में होता है, और वो डिप्लोमा अगर आप कर लेते हैं तो आपको इंजीनियरिंग नॉर्मली बच्चों के लिए 4 साल की होती है, लेकिन डिप्लोमा जिन बच्चों ने करा होता है उनके लिए 3 साल की इंजीनियरिंग होती है। जो पहला साल होता है वो खत्म हो जाता है, और बाकी नॉर्मल कोर्स बीएससी, बीकॉम, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, जिससे करना हो उससे करिए आप, बीसीए वगैरह जो करना है देखो आप वो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के कुछ कोर्सेस हैं यहाँ पर, उसमें भी इंजीनियरिंग होती है, एग्रीकल्चर में भी यहाँ पर। और उसके बाद में आप बोल सकते हैं कि डिप्लोमा होता है, बीएससी होती है, वो सारी चीजें होती है जो बायो में या मैथ्स में होती है, वो सारी चीज एग्रीकल्चर में भी होती है। तो एग्रीकल्चर है तो वो खेती के बारे में पूरा चलेगा यहाँ। और उसके बाद में आपको ये सारा प्लान करना है, फिर उसको करना है, फिर उस पर एक्ट करना है, फिर स्टडी करना है, फिर जाकर आप आपके सपने तक पहुंच सकते हैं। तो सपना यूं ही साकार नहीं होना है यहाँ पर, आपका करियर तक आपको जाना है तो आपको बहुत कुछ देखना है। और इन सारी चीजों के बाद भी आपको लगता है कि मैं यूपीएससी में कुछ करना चाहता हूं, मैं यूपीएससी कलेक्टर बनना चाहता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं आईपीएस बनना चाहता हूं, मैं आईएफएस बनना चाहता हूं। सर बहुत सारे फुल फॉर्म आपने बताए हैं, मैंने बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म बताए, सॉरी, उनका फुल फॉर्म आपको नहीं बताया सर। तो वो फुल फॉर्म के लिए क्या आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में डालिए सर इसके बारे में जानकारी, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको वहां पर दूंगा, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो रहा है और कैरियर गाइडेंस का वीडियो है, तो इतना आपको पूरा का पूरा कैरियर गाइड ही करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर, बाकी बातों से अच्छा है कैरियर गाइड करूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन सारी चीजों के ऊपर है, इनके ऊपर डिटेल चाहिए आप तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसमें डिटेल पूरी दे दूंगा आपको। तो यहाँ क्या आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, इन चीजों के बारे में भी आप कोई सा भी कोर्स लेकर, आप आर्ट्स लेकर, आप साइंस लेकर भी, आप मैथमेटिक्स लेकर भी आप यूपीएससी कर सकते हैं। आपको क्लियर बता सकता हूं कि मैथ्स लेने वाला भी कलेक्टर बन सकता है और आर्ट्स लेने वाला भी कलेक्टर बन सकता है। यह धारणा आपके दिमाग में है कि सिर्फ आर्ट्स से ही कलेक्टर बनता है, तो गलत है। ठीक है, यूपीएससी हर व्यक्ति का अधिकार होता है अगर आपके पास इसकी इसकी इलिजिबिलिटी है। इलिजिबिलिटी का मतलब होता है इसके इसके पात्र हो आप, आपके पास जो जो डिग्रियां इसके लिए चाहिए एग्जाम देने के लिए, वो सारी डिग्रियां अगर है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें जा सकते हो। सर क्या करना पड़ता है, बेसिकली आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है सर, जो 12वीं के बाद 3 या 4 साल की डिग्री होती है उसको ग्रेजुएशन बोलते हैं। और उसके बाद में जो एमए, एमकॉम, एमफिल या फिर एमई या एमटेक होता है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं। और ये जो 12वीं के बाद 3 या 4 साल की जो डिग्री होती है वो ग्रेजुएशन में आती है। इन चीजों को ध्यान रखें। और 10th वाले बच्चे अगर कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं तो पहले आप क्या बनना चाहते हैं वो डिसाइड करो, और उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना है वो डिसाइड करो। वही सब्जेक्ट लेना जो जो बनना चाहते हो, जिससे आप, जो आपने सपना देखा है बचपन से या जहां से समझने लगे हो आप, जब से आपने जो सपना देखा है वो सपना पूरा करने के लिए वही सब्जेक्ट लेना, आपको किसी से भी नहीं पूछना है। और आप आपके ऊपर काम करो, अपने माता पिता और अपने भाई से पूछें, अपनी बहन से पूछें, अपने घर वालों से पूछें, या फिर आप जिस पे भरोसा करते हो, जिन टीचर पे आपको भरोसा है उनसे पूछें कि सर मैं क्या कर सकता हूं। इसके अलावा फालतू दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप के सामने मैंने एक पूरा का पूरा जितना भी समझा उसका डिटेल दे रखा है। सबसे पहले बात करें इंजीनियरिंग की, तो उसमें एमई कर सकते हो आप, बीई कर सकते हो, और उससे आप एमबीए भी कर सकते हो। तीर का निशान जा रहा ना है, आप एमबीए भी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। कॉमर्स में आप सीए चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हो, फिर उसमें भी एमबीए कर सकते हो। आर्ट्स में आप सिर्फ लॉ कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हो, मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस है, ये सारी चीज। बायोटेक्निकल में बीटेक कर सकते हो आप, जूनियर कॉलेज में आईटीआई वगैरह, बीएड एमएड, ये इसके लिए होते हैं, टीचिंग फील्ड के लिए जरूरी होता है बीएड करना, एमएड करना। बीएससी एमएससी ग्रेजुएशन है, एम बीएससी बीसीए बीसीएस ग्रेजुएशन है, एमएससी पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएशन है, और पीएचडी तो हायर पोस्ट ग्रेजुएशन हो है आपकी, है ना। ये सारे हायर एजुकेशन में आते हैं बेटा। इसमें और भी डिटेल चाहिए क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इस पर बहुत छोटा बना रहा हूँ, बहुत कम शॉर्टकट में बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको डिटेल चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डालें, आप बिल्कुल आपको पूरा क्लियर बताऊंगा क्या क्या करना है। क्योंकि जब तक मैं साथ हूं या हम साथ हैं, हमारी टीम पूरी माइंड एनालिसिस सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब आ चुकी है तो पूरा गाइडेंस देंगे हम आपको। हम इंदौर
कि एक ऐसे भाग में बैठे हुए हैं जहां पर हमको ऐसा लगता है कि बच्चों को वो सारी चीज देना चाहिए जो जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। इंदौर फील्ड मध्य प्रदेश में हम उस स्थिति में बच्चों को ले जाना चाहते हैं जो हमारा बच्चा कुछ अच्छा कर ले, तो हम उस चीज के लिए काम कर रहे हैं। और इंदौर क्षेत्र के लिए बच्चों को कोई भी करियर गाइडेंस की जरूरत हो तो आप डायरेक्ट मैसेज करें हम लोगों को, हमारी टीम साथ में है। और होगा तो मैं अभी उसमें कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा हमारे, आप डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हो उसमें और मैसेज ही करें। आप गेट इंजीनियरिंग की बात कर सकते हो, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, इसका फुल फॉर्म होता है बैंक पीओ। कॉमर्स के बाद या फिर इंजीनियरिंग करने के बाद या फिर कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद आप बैंक पीओ की एग्जाम दे सकते हो। आईएएस यूपीएससी के बाद, जेई मैथ्स के बाद, उसके बाद में केट वगैरह तो पता है आपको, नीट, इसके बाद अपना बायोलॉजी के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद, आप बायोलॉजी के बाद नीट देने के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं डॉक्टरी फील्ड में। तो ये सारी चीजें आपके लिए खुला आसमान है, अब तो आपके लिए, आप करिए। आप चाहो तो हमारे साथ आ सकते हैं आप, और उसके लिए आपको जो भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ हम देंगे, हमारी पूरी टीम देगी आपको। ऐसा नहीं है, आपकी जिंदगी है, आप बहुत अच्छे से जिए, लेकिन उस जिंदगी में एक रिस्पेक्ट के लिए रिस्पेक्टफुल बने। हाँ, आपके कोई कोई बच्चों के पास फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट होगा, बहुत अच्छा पैसा भी होगा, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, लेकिन आप खुद के दम पे भी कुछ करें, क्योंकि उसके लिए आप जब अपने दम पे करेंगे, घमंड वहां होना चाहिए। पिता के पैसे पे घमंड होता है तो फिर क्या मतलब, घमंड वहां करे कि पैसा आपका हो और घमंड पिता करे या घमंड आपका परिवार करे, तो उस समय पे लगता है कि आपने कुछ करा है। तो आप कुछ करना चाहते हैं तो अपनी फैमिली को इतना स्ट्रांग बनाए कि वो जहां हाथ रख दे उस चीज को खरीद कर आप उनको दे सकते हैं। उनकी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी भी आने पर आप 2 मिनट में पैसे की तरह से और आपके व्यवहार से उस चीजों को आप बचा सकते हैं। आप उतना स्ट्रांग आप बने, और वो बन सकते हैं आप पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज होती है कि तो पूरी तरह से हम आपके करियर और आपके फ्यूचर के प्रति लगे। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। कहा जाता है कि जो शिक्षा होती है वो उस शेरनी का दूध होती है, जो इसको पीता है ना वो दहाड़ता है। तो आप लोग शिक्षा को उस स्तर तक ले जाएं और देश के लिए ही काम करें। देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं वो भी सोच के आप अपना सब्जेक्ट लें, और अगर आपने सब्जेक्ट ले चुके हैं तो आप अब देश के प्रति आप क्या कर सकते हैं उसको भी आपके प्लान में लाएं। आपके पूरे करियर गाइडेंस के लिए, करियर के लिए किसी भी वक्त आपको हमारी जरूरत पड़े या हमारी टीम की जरूरत पड़े, पूरा माइंड एनालिसिस क्लासेस की जरूरत पड़े, तो आप कभी भी हमें मैसेज डाल सकते हैं। ऐसा जरूर नहीं कि आप हमारे क्लास के बच्चे हैं तो ही आप हमसे बात कर सकते हैं। हम शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए यहाँ पर मौजूद है, ना कि ये कि हम हमसे कितने बच्चे जुड़े हुए हैं या हमारे पास कितने बच्चे आते हैं तो हम उनसे बात करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों के लिए सिर्फ इतना है कि आप लोगों को जब भी आपके करियर के प्रति कुछ भी है, आप थोड़ा भी चिंतित है तो हमें खुशी है। करियर के प्रति आप चिंतित है, हम खुश हैं। तो आप याद रखें, आपके सपने को साकार करें और हम आपके साथ हैं। थैंक यू।